नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। कमिश्नरेट पुलिस ने जारी किया है प्रेस नोट। आज हुई इमारतों के सील की कार्रवाई में सभी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 3 जून को हुए उपद्रव में भूमिका संदिग्ध होने के बाद कार्रवाई हुई है। कमिश्नरेट पुलिस ने कहा हयात को फंडिंग करता था बिल्डर हाजी वसी। तो हाजी वसी फंडिंग क्या करता था कमिश्नरेट पुलिस को? कमिश्नरेट पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हयात को फंडिंग करता था हाजी वसी, जो कि बिल्डर है। और आज जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उसमें कहीं ना कहीं सभी की भूमिका संदिग्ध है। वहीं यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में प्रदेश में अब तक कुल 307 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी उपद्रवियों की पहचान उपलब्ध वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए की जा रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में हिंसा के बाद आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीमें सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। और अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था है। सभी अधिकारियों की जो नजर है वो लगातार बनी हुई है। सभी संवेदनशील इलाकों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। तो वहीं जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज शहर के पुराने इलाके अटाला में आगजनी और पथराव की घटना के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चला है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बताया जा रहा है कि 6 घंटे तक चलती रही है और इस दौरान विकास प्राधिकरण के तमाम अफसर भी मौजूद रहे। इंदिरानगर के पार्क के पास सरकारी दवाइयां फेंकी हुई मिली थी। इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि फेंकी गई दवाइयां 2020 में एक्सपायर हो चुकी थी, जो कि निजी अस्पताल या नर्सिंग होम की बताई जा रही हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार गरीबों के लिए ये दवाइयां भेजती है, जिसका जरूरतमंदों तक वितरण ही नहीं हो पाता। अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि राज्य के हर ग्राम पंचायत में अंत्योष्टि स्थल और बारात घर बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव पंचायतों में अंत्योष्टि स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण जनों को दुखद घटनाओं की स्थिति में अंतिम क्रियाक्रम में आसानी मिल सकेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे ग्रामीण अंचलों को प्रदूषण मुक्त रखने में काफी मदद मिलेगी। इससे राज्य की 58,189 ग्राम पंचायतों में 14,174 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा बारात घर के संदर्भ में डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में बारात घर बनाए जाएंगे। राजधानी में संपूर्ण शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन पर राजधानी के पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च थाना चौक के रूमी गेट से बड़ा इमामबाड़ा, पक्का पुल, खादर, मंदिरगंज थाना क्षेत्र तक निकाला गया है, जिसमें यूपी पुलिस के साथ साथ आरआरएफ फोर्स भी मौजूद रही। साथ ही पीयूष मोड़िया,
डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा और एएसपी चौक आईपी सिंह के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जो है फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर रूमी दरवाजे से मध्यगंज तक भी फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। तो हमने सारे संवेदनशील इलाके चुने हैं, साथ ही जिन इलाकों में अतिक्रमण है, जहाँ पर किसी भी किस्म की अव्यवस्था नज़र आती है, उसे व्यवस्थित करने के लिए भी यह कार्य किया जा रहा है। जहाँ के अतिक्रमण है, हम फुट पेट्रोलिंग के दौरान लोगों को बताना चाहते हैं कि जो उल्लंघन करें। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी रविवार को एक दिन के दौरे पर इटावा पहुंचे हुए थे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित गरीब कल्याण कार्यक्रम में दोनों राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। दोनों मंत्रियों ने केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लाभार्थी किट भी सौंपी। उन्होंने बताया कि इन 8 सालों में जो भी जन कल्याणकारी काम हुए हैं और जो भी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसके 8 साल पूरे हुए। 8 साल के जो भी जन कल्याणकारी काम हुए, उनकी योजनाएं जो जन जन तक पहुंची, उन योजनाओं को हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को बताने के लिए। किसी का घर ढाया नहीं जा रहा। उपद्रववादी जो लोग प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, प्रदेश में जनता की संपत्ति है, जो भी सरकार की संपत्ति है वो जनता की है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जिन्होंने कोशिश की है इस तरह की कार्रवाई है तो गुंडे माफियों के साथ हुई है। इस समय पूरे देश में नूपुर शर्मा को लेकर एक विशेष वर्ग में प्रदर्शन और उपद्रव किया, जिससे पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद दहशत का माहौल है। आगरा भी इसे अछूता नहीं रहा, लेकिन आगरा पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी सतर्कता के चलते अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे शहर की फिजा खराब हो। लेकिन बीते शनिवार को नूपुर शर्मा के पक्ष में हिंदूवादियों ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर आगरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। आपको बता दें कि आगरा में शनिवार को मंदिर के अंदर आई सपोर्ट नूपुर शर्मा के पोस्टर लगाकर उनके समर्थन में महाआरती का आयोजन करने, नारेबाजी और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आयोजक पंडित समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी होगी। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि विपक्ष का कोई नेता जब भी भाजपा के खिलाफ अपनी बात रखता है तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। पिछले 7 से 8 सालों की अगर बात की जाए तो ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं है जिसका दुरुपयोग मोदी सरकार ने ना किया हो। पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था, उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने। मौर्य ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए ईडी के बार-बार नोटिस देने के बावजूद भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले में अपना पक्ष रखने की बजाय कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक रूप से तूल दिया जा रहा है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा, देश प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है कि ये जो रिटेल कंपनी के नाम पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में 76% का शेयर है, इस मामले में ईडी अगर पूछताछ करना चाहती है और वो दोषी नहीं है तो उनको डर क्यों लग रहा है? पूरा मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा होगा। मैं अभी देख रहा था, यह एजेएल नाम की जो कंपनी है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनाया गया, जिसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शेयर था
और इसी कंपनी को बाद में यंग इंडिया के रूप में परिवर्तित करके, उस समय की सरकारें लगभग सभी कांग्रेस की हुआ करती थी और उस कांग्रेस की सरकारों में कम कीमत पर महंगी महंगी ज़मीनें इस कंपनी के नाम किया गया और इस कंपनी का शेयर जो अब इस समय पूरा मार्केट का है उसमें लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति माँ बेटे अपने नाम क्यों करना चाहते हैं। अब स्वर्गीय हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इस कंपनी में 76% तो शेयर माँ बेटे का था और जांच एजेंसी की कार्रवाई में सहयोग न करके कांग्रेस ने अपना चरित्र उजागर करने का काम किया। चोरी और सीनाजोरी यह दोनों नहीं चल सकता। तो कांग्रेस का जो पहले से ही मतलब एक जब कोई कांग्रेस के ऊपर संकट आए तो उसे राजनीतिक रूप दे दो, तो राजनीतिक रूप देने का जो यह असफल प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं और निश्चित तौर से देश भी यही चाहता है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनको ईडी का नोटिस दिया गया है, बार बार ईडी के सामने प्रस्तुत होने की जगह वह उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम, संस्था को घेरने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इसका निश्चित तौर से जवाब देने का काम करेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जो कांग्रेस घिर गई है, उसके द्वारा जो बचाव के लिए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वह रास्ते निश्चित तौर से निंदनीय है और किसी भ्रष्टाचार के मामले को राजनीतिक रूप देना यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। मैं इसकी निंदा करते हुए और यह निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से। वहीं देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही बड़ी बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली कटौती से राहत की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को आम जनता को बिजली कटौती से राहत देनी ही चाहिए। वहीं चंपावत में सरकार नेपाल को पानी दे रही है, लेकिन सरकार पहले अपने लोगों के बारे में तो सोचे। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में विद्युत कटौती एक बहुत गंभीर रूप लेते जा रही है, जहां किसान सिंचाई से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं। वहीं एक विषय जो नेपाल से लगा हुआ आ रहा है, हमारी सरकार नेपाल को पानी दे रही है, लेकिन चंपावत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, टनकपुर इत्यादि आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ये निश्चित ही शर्मनाक है और भारत के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और विद्युत कटौती को तो तुरंत बंद करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बैठक हरिद्वार में हुई। इस दौरान 4 प्रस्ताव लाए गए हैं। निष्काम सेवा ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों पर गहन चिंतन मंथन करने के बाद सर्वसम्मति से 4 विषयों को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रस्ताव पास किए गए। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए। दूसरे प्रस्ताव में कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में पारिवारिक आत्मीयता और देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से काम करने के लिए कहा गया है। तीसरे प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो देश में निर्बाध चल रहे अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की बात कही गई है। तो वहीं चौथे प्रस्ताव में देश में समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति के आधार पर लागू करने को कहा गया है। 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। कल 13 जून को शाम को 5 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हर मोर्चे पर प्रदेश की जो सरकार रही है वो हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस हर मुद्दे को उठाएगी। जून से बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इसी वजह से हमने 13 जून को सायं 5 बजे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की है।
इसके बाद हंगामे की खबर के बाद में विधायकगण मौजूद होंगे और सदन में हमारी प्राथमिकता क्या होगी, हमारे प्रमुख विषय क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे अनेकानेक हैं, अनेक मुद्दे हैं। सरकार विफल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नवसंकल्प कार्यशाला के दौरान जमकर हंगामा हुआ और हंगामे में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश और निष्कासित कार्यकर्ता उवैश आमने सामने हो गए उवैश आमने सामने हो गए और इस दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली और यहां तक कि कुर्सियां भी चली हैं। आगे का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं ना, मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं लोग कागज, निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपकी माना गुंडागर्दी चल रही। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होने वाली। कैलाश मानसरोवर यात्रा के न होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीबन 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सभी मायूस भी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लगातार तीसरे साल भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द हो गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर कैलाश मानसरोवर में बम बम भोले की गूंज नहीं सुनाई देगी। एक बार फिर देश भर से आने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल नहीं दिखाई देगा। यात्रा रद्द क्यों हुई, इसकी वजह साफ नहीं है, क्योंकि मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचा है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में सबसे पहले कारगोदाम, फिर भीमताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, गूंजी, नाभी, ढांग से होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है। इस यात्रा के न होने से लगातार इस बार भी उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम को अकेले 4 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होगा। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है, आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराई जाएगी। पिछले 2 साल भी कोरोना की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा को रद्द करना पड़ा था, जिससे दोनों वर्षों में कुल मिलाकर इस यात्रा के रद्द होने से करीब 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं यात्रा के इस वर्ष भी न होने से उत्तराखंड में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री सीमावर्ती क्षेत्रों में न सिर्फ होम स्टे में रहते हैं, बल्कि उनको पहाड़ी उत्पादों से बने सुंदर व्यंजन का भोजन भी कराया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन इस बार भी ये नहीं हो पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय से बातचीत करने की बात कही है। कोविड अभी इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर से, उनसे बातचीत करके इस यात्रा को भी हम करना चाहेंगे। और हमारा एक दूसरा भी प्रयास है कि नंदा देवी पीक पर भी हमारी कोई माउंटेनियर्स जा नहीं रहे हैं, तो साल में एक बार एक दल जाए, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं दलों से कि कोई भी अगर वहाँ गार्बेज या कूड़ा है उसको उठा करके लाएं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जाने वाले जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से जाएं। वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी रद्द कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने केंद्र सरकार से वार्ता करने की बात कही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिहाज से कितना जरूरी है। ऐसे में इस यात्रा के रद्द होने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, बल्कि यात्रा न होने से आर्थिक नुकसान से उभरने के लिए अब सरकार को आने वाले दिनों में कुछ कड़े और बेहतर कदम उठाने होंगे। हल्द्वानी से योगेश शर्मा और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।